हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर 4th एपिसोड। आपने जो हमारा पिछला जो 3 एपिसोड देखे हैं आप, उस 3 एपिसोड में हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन था अबाउट ये मेरीन एक्वेरियम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस बुक वो 55 गैलन ही नैनो टैंक है, नैनो मेरीन है, नैनो रीफ है। द कंप्लीट बुक ऑफ द मरीन एक्वेरियम। The complete book of the Marine Aquarium is a fully accessible and groundbreaking reference book which provides expert advice on how to achieve just this. Hi, welcome to Seascapes. नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड CEO Seascapes Creative Aquarium Private Limited। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। Hi guys, welcome to our next episode, the episode number 5 and इस एपिसोड में हम कंटिन्यूएशन करेंगे हमारा जो पिछले एपिसोड नंबर 4 में हमारा जो टॉपिक था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मरीन एक्वेरियम। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मरीन एक्वेरियम का ही कंटिन्यूएशन पार्ट हम इस पार्ट में इस एपिसोड में कवर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ वाटर ऑफ मरीन एक्वेरियम। ये वाटर प्रिपरेशन जो टॉपिक है मरीन एक्वेरियम का, ये बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है। जैसा कि आप लोग जानते हो, मरीन एक्वेरियम में वाटर प्रिपरेशन एक की फैक्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मरीन एक्वेरियम के वाटर पैरामीटर के ऊपर, वाटर के ऊपर ही मरीन इनवर्टिब्रेट, मरीन फिशेस, मरीन क्रिएचर सर्वाइव करते हैं और थ्राइव करते हैं। अगर आपका वाटर प्रिपरेशन सही ना रहे, वाटर केमिस्ट्री सही ना रहे, वाटर पैरामीटर ठीक ना रहे, तो कोई भी मरीन फिशेस, मरीन क्रिएचर आपके टैंक में ठीक ठाक नहीं रहेगा। तो वाटर प्रिपरेशन इज द वेरी क्रूशियल पॉइंट, वेरी क्रूशियल फैक्टर फॉर दिस इकोसिस्टम। It is impractical to use fresh sea water in marine or reef aquarium. Actually, पहले ज़माने में जो होता था समुंदर से डायरेक्टली पानी उठा के ले आना। आज भी बहुत लोग हमारे पास जब मरीन की इंक्वायरी करते हैं, जब हम बोलते हैं ये समुंदर का सेटअप है, समुंदर का पानी है, समुंदर के खारे पानी से ही ये मछली जिंदा रहते हैं, तो एट अ ग्लांस लोगों के दिमाग में आता है तो क्या हम समुंदर से ही पानी उठा के ले आएँ? एक्चुअली इट इज़ इम्प्रैक्टिकल कि आप जितना ज़्यादा पानी ले आओगे या मेंटेनेंस करोगे या सर्विस करोगे, समुंदर से पानी उठा के ले आओगे। इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम, समुद्र का जो पानी है वो कैरी करना शहर में कोस्टल एरिया से दूर इम्प्रैक्टिकल है, बहुत इम्पॉसिबल है। और सबसे मेन फैक्टर है, जो भी आप समुद्र का पानी कैरी करोगे उसमें से बहुत सारे डिजीज, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे यूजफुल के साथ हार्मफुल चीजेस भी आ जाएंगे जो आपके टैंक को कंटामिनेट कर देंगे और आपके टैंक को खराब कर देंगे। सो फिर हम वाटर को कैसे प्रिपेयर करें? मरीन वाटर को प्रिपेयर करने के लिए आज के तारीख में मार्केट में बहुत सारे कंपनी हैं, बहुत सारे कंपनी के मरीन के सॉल्ट्स हैं। बहुत सारी कंपनी के अपने अपने सॉल्ट है, जैसे हमारी कंपनी के भी सॉल्ट है, वैसे बहुत सारे कंपनी के अपने अपने सॉल्ट्स हैं। सॉल्ट के वैरायटी ऑफ मिक्सचर है। वो मिक्सचर फ्रेश वाटर में ऐड करने से समुद्र का पानी एक सर्टेन अमाउंट तक तैयार होता है। इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल पॉइंट है। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे जानते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी SG ऑफ सी वाटर लाइज यूजुअली बिटवीन 1.023 एंड 1.025। ये पहले आपको जानना है फ्रेश वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। हम जो फ्रेश वाटर पीते हैं या फ्रेश वाटर की जो मछली रखते हैं, उनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो है 0। उसको हम 0 पैरामीटर में लेते हैं। उसके कंपैरिजन में समुद्र का पानी काफ़ी भारी होता है, काफ़ी वेटी होता है। उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो रहता है 1.023 से लेकर 1.025 के बीच। और यूजुअली ये काफ़ी अल्कलाइन होता है। जनरली हमारा जो फ्रेश वाटर होता है उसका पीएच रहता है 7 और समुद्र का जो पानी रहता है उसका पीएच रहता है 8.2 से 8.4।
ये अल्कालाइन होता है, ये हार्ड वाटर होता है, काफी हार्ड होता है और काफी भारी भी होता है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम मार्केट में तो बहुत सारे कंपनी हैं, बहुत सारे कंपनी के सॉल्ट है, तो हम कौन सा सॉल्ट ले और क्यों ले और कैसे समझे कि कौन सा सॉल्ट अच्छा है, कौन सा सॉल्ट बेहतर है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आ जाता है कि सॉल्ट तो सभी सॉल्ट है। बहुत लोग कहते हैं कि हम जो बाजार में हम जो खाते हैं सॉल्ट, वो सॉल्ट हम क्यों नहीं दे सकते। एक्चुअली रीफ एरिया में का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, जो अल्कालिनिटी होता है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम का लेवल होता है, जो कंपनी का सॉल्ट ये लेवल को ऑप्टिमम लेवल मेंटेन कर सकता है, वही सॉल्ट सही होता है। मैं किसी सॉल्ट के ब्रांड का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ऑप्टिमम लेवल आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि सॉल्ट में हमारा डिजायर लिमिट क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम जो भी सॉल्ट यूज करेंगे वो सॉल्ट में हमारा पीएच 8.3 से 8.4 होना है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारे कंपनी के सॉल्ट है जो सैलिनिटी तो बढ़ा देता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप जितना सॉल्ट डालोगे बढ़ जाएगा, लेकिन पीएच नहीं बढ़ता है। पीएच 8 में जाके रुक जाता है, 8.1 में जाके रुक जाता है, बहुत अच्छा हुआ तो 8.2 में जाके रुक जाता है। जो सॉल्ट 8.3 से 8.4 ये लेवल मेंटेन कर पाएगा अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.023 रहेगा और पीएच 8.4 रहेगा, वही सॉल्ट बेस्ट सॉल्ट है जो हम यूज करते हैं। दैट इज द सीक्रेट ऑफ आवर सक्सेस। हम जो सॉल्ट यूज करते हैं या हम जो सॉल्ट बनाते हैं, हम जो सॉल्ट देते हैं, वो इस मेजरमेंट में ही चलता है। हम ये टेक्निकल पार्ट मेंटेन करके ही आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट वाटर आपको बनाने के लिए 2 एसेंशियल फैक्टर है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है और मेंटेन करना है। द फर्स्ट इज दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली चेक्ड। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा आपको चेक करना है अलॉन्ग विद द सपोर्टिव पीएच मीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ आपको पीएच भी टेस्ट करना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ रहा है तो पीएच भी सही है या नहीं, ये आपको कॉन्स्टेंटली देखना है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द क्वालिटी ऑफ द फ्रेश वाटर इनटू व्हिच द सॉल्ट इज मिक्स्ड। क्वालिटी ऑफ द फ्रेश वाटर, आप कौन सा फ्रेश वाटर यूज कर रहे हो, कहाँ का फ्रेश वाटर यूज कर रहे हो, जहां पर आप सॉल्ट मिला रहे हो उस सॉल्ट के ऊपर, मिक्सचर के ऊपर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर डिपेंड करता है। समुद्र का पानी बना लेना या कोई भी नमक घोल देना ऐसे ही मरीन एक्वेरियम नहीं बन जाता है। बहुत सारे एजुकेशन पॉइंट, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट, बहुत सारे नॉलेजेबल पॉइंट को एक्युमुलेट करने के बाद ही एक सक्सेसफुल मरीन एक्वेरियम या रीफ टैंक बनता है। द वाटर प्रिपरेशन इज द वन ऑफ द मेजर फैक्टर जहां पर आपको सही सॉल्ट चॉइस करना है, जहां पर आपको सही स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंटेन करना है, जहां पर आपको सही पीएच मेंटेन करना है, अल्कालिनिटी मेंटेन करना है, हार्डनेस मेंटेन करना है, और साइमल्टेनियसली आप जो सॉल्ट को मिक्स कर रहे हो फ्रेश वाटर में, वो फ्रेश वाटर का क्वालिटी भी सही होना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी सॉल्ट आप मिक्स कर रहे हो वो सॉल्ट 100% नाइट्रेट और फॉस्फेट फ्री होना है। बहुत सारे मार्केट के सॉल्ट है जो लो कॉस्टिंग में मिल जाते हैं जो 100% नाइट्रेट और फॉस्फेट फ्री नहीं होता है। Even in the quality of the fresh water, as we know, even treated drinking water commonly contain at least 10 mg per liter nitrate contamination. Do you know? हम जो ट्रीट किया हुआ जो पानी पीते हैं, जो फिल्टर किया हुआ हमारा पीने का पानी है, इंसान कंजम्पशन का पानी है, उसमें भी 10 mg per liter का नाइट्रेट प्रेजेंट रहता है। The typical contamination found in the drinking water of nitrate up to 50 mg per liter. जनरली हम जो ड्रिंकिंग वाटर हम पीते हैं वहां पर नाइट्रेट कंटामिनेशन 50 mg पर लीटर रहता है, फॉस्फेट अप टू 0.1 mg पर लीटर, सिलिकेट अप टू 50 mg पर लीटर एंड क्लोरामाइन अप टू 0.4 mg पर लीटर। आप जब कोई भी पानी में सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हो, अगर उस पानी में ही कंटामिनेशन रहा, उस फ्रेश वाटर में ही कंटामिनेशन रहा, उस फ्रेश वाटर में ही आपका नाइट्रेट लेवल ज्यादा रहा, उस फ्रेश वाटर में ही आपका एमोनिया ज्यादा रहा, सॉरी फॉस्फेट ज्यादा रहा, क्लोरामाइन ज्यादा रहा, वहां पर जब आप सॉल्ट मिक्स करोगे तो वो वाटर 100% परफेक्ट नहीं होगा। वाटर क्वालिटी चेक करना और वाटर को ट्रीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर को मेंटेन करने के बाद ही आपको 100% सक्सेस मिलेगा। इसके लिए श्योर शॉट अगर आपको करना है बिना एनी हेजिटेशन, तो श्योर शॉट आपको RODI लगाना है, रिवर्स ऑस्मोसिस डीआयोनाइजेशन रेजिन। जो RODI अगर आप लगाओ, RODI वाटर में विद 0 TDS, उसमें आप मरीन बनाओ सॉल्ट वाटर, उसमें सॉल्ट ऐड करो, दैट विल बी द वेरी वेरी इफेक्टिव परफेक्ट। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो एज मच एज बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर, उसमें भी हम कुछ केमिकल दे के ट्रीट करके हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जैसा कि हम करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करके हम उस परफेक्शन की ओर जाते हैं। नाउ the most important topic and the most important factor to have a perfect marine aquarium is bacterial and biochemical reaction.
जब तक आप बैक्टीरियल और बायोकेमिकल रिएक्शन को नहीं समझोगे तब तक आप मेरीन एक्वेरियम को समझने में असमर्थ रहोगे। मेरीन एक्वेरियम को समझने के लिए, जानने के लिए और मेरीन फिशेस, मेरीन इन्वर्टिब्रेट को सही ढंग से रखने के लिए आपको बैक्टीरियल फंक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन, उनके द्वारा होते हुए बायोकेमिकल रिएक्शन को जानना बहुत 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 ज़रूरी है। तो ये बैक्टीरिया होता क्या है, ये कैसे फंक्शन करते हैं और इनका बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड देना चाहता हूँ, अब तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये सीरीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम जो नॉलेज, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आपकी कोई सवाल है, स्पेसिफिकली हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक के ऊपर अगर आप कहीं पर समझने में असमर्थ हो या मैं कुछ और समझा सकता हूँ जो मैं नहीं समझा पाया, अगर आप इसके ऊपर कुछ जानना चाहते हो पर्सनली, आप मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, हम कमेंट में आपको रिप्लाई देंगे, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, नीचे दिए हुए बोर्डलाइन नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। There are two main group of bacteria found in an aquarium, aerobic and heterotrophic or anaerobic. But before we deal with the various aspects of filtration system, we should first examine the important role that these bacteria forms play in the success of a reef or marine aquarium setup. इससे पहले हम फिल्ट्रेशन पार्ट में जाए, फिल्ट्रेशन पार्ट आपको समझाए, उससे पहले ये बैक्टीरियल सिस्टम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जनरली मेरीन एक्वेरियम में, रीफ एक्वेरियम में दो प्रक्रिया के बैक्टीरिया रहते हैं, एक एरोबिक बैक्टीरिया और दूसरा एनएरोबिक और हेटरोट्रॉपिक। ये बैक्टीरिया दो अलग अलग प्रक्रिया के बैक्टीरियाज हैं। ये दो अलग ग्रुप के बैक्टीरिया, जो अलग जेनस के बैक्टीरिया का जो अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल है, क्या रोल ये प्ले करते हैं और क्यों ये जरूरी है, ये जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जनरली ये एरोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं ऑक्सीजन के सहारे। ये वहीं पर रहते हैं जहां ऑक्सीडेटेड वाटर बहुत ज्यादा रहता है, जहां ऑक्सीजन एनरिच सरफेस होता है, जहां ऑक्सीजन एनरिच एनवायरनमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वहीं पर एरोबिक बैक्टीरिया पनपते हैं। ये एरोबिक बैक्टीरिया का काम क्या होता है? ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? मिनरलाइजेशन, पानी में जो मिनरल पैदा होता है, जो अच्छे अच्छे मिनरल हमें चाहिए होता है, मछलियों को चाहिए होता है, ये सॉल्ट को तोड़कर, पानी में जो सॉल्ट रहता है उनको तोड़कर, केमिकल कंपाउंड को तोड़कर यूजफुल मिनरल में कन्वर्ट करते हैं और क्या करते हैं? नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को प्रोसेसिंग करते हैं। ये नेचुरली तब होता है जब ऑर्गेनिक वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट, जब कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है या नाइट्रोजनस वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट से नाइट्रोजनस प्रोडक्ट पैदा होता है, वो वेस्ट रीफ में या मेरीन एक्वेरियम में प्रेजेंट होता है, उस वेस्ट को वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को वो टर्न आउट कर देते हैं, कंटिन्यू करते हुए उस ऑर्गेनिक वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को तोड़ते हुए, आगे बढ़ाते हुए कुछ यूजफुल मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और हार्मफुल कंपाउंड से लेकर यूजफुल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं ये एरोबिक बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दिस वेस्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट बिकॉज यू आर डीलिंग विद लिविंग एनिमल, and whether fish or invertebrates, they all produce their daily quota of organic waste. ये ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? ये ऑर्गेनिक वेस्ट हमेशा के लिए अपने टैंक में मौजूद होता है, मतलब मौजूद होता रहता है। कैसे? मछली खाना खा रहा है, पॉटी कर रहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। मछली मर जा रहा है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट है। खाना सड़ जा रहा है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट है। ये ऑर्गेनिक वेस्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपके पानी में घुलता मिलता रहता है और ये बैक्टीरिया कंटिन्यूअस प्रोसेस में इस ऑर्गेनिक वेस्ट को टर्न आउट करते रहते हैं। जनरली हमारा जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, हम यूजली यूज करते हैं बायोलॉजिकल फिल्टर या बायोकेमिकल फिल्ट्रेशन सिस्टम। वहां पर हम हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं, रिच ऑक्सीजनेटेड वाटर सप्लाई देते हुए वहां पर ये एरोबिक बैक्टीरिया पनपते हैं। वहां पर बैक्टीरिया का हम घर बनाते हैं, हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करता है? वो बैक्टीरिया जब पानी में ये नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये पानी वहां से पास ऑन होता है, ये एमिनो एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं। एमिनो एसिड, एमोनिया बहुत हार्मफुल होता है फिशेस के लिए, वो एमोनिया एमिनो एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट में। नाइट्रेट है लेस हार्मफुल और एट द एंड ये नाइट्रेट और फ्री नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो भी हम आगे दिखा रहे हैं। तो पहला जो एरोबिक बैक्टीरिया का काम है, पहला काम एरोबिक बैक्टीरिया का, जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को हार्मफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड से लो हार्मफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना और इसको इस प्रोसेस में बहुत सारे यूजफुल मिनरल्स पैदा करना, बहुत सारे यूजफुल मिनरल्स रिलीज करना। The second part of this biochemical process is much more complicated and in some system more almost impossible to achieve.
This is the process of dessimulation and occur through the second group of heterotrophic or anaerobic bacteria in the absence of oxygen. ये फिल्ट्रेशन का जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। मोस्ट ऑफ द टैंक में ये सेकंड पार्ट के अभाव से टैंक में नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा टैंक में फिल्ट्रेशन अच्छा है, पानी अच्छा है, सॉल्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी नाइट्रेट भर रहा है, फिर भी नाइट्रेट का लेवल हाई है, फिर भी मछली मर जा रहा है या रीफ डैमेज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बैक्टीरिया का फर्स्ट पार्ट पे तो ध्यान दिया, लेकिन सेकेंड पार्ट पे ध्यान नहीं दिया। आप एरोबिक बैक्टीरिया को तो रहने का जगह दे दिया, लेकिन एनाएरोबिक बैक्टीरिया कहां जाएगा? एनाएरोबिक बैक्टीरिया कहां काम करेगा? आप एनाएरोबिक बैक्टीरिया का कोई जगह ही नहीं दिया। ये एरोबिक बैक्टीरिया और एनाएरोबिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का इम्बैलेंस, ये अगर बैलेंस में ना रहे तो आपका मेरिन टैंक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सर्टेन टाइम में तो सक्सेस हो जाएगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, लॉन्ग टर्म में वो डैमेज हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, मछली में इंफेक्शन आ जाएगा, डिजीज आ जाएगा। डिजीज आने के ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सो आपको एरोबिक और एनाएरोबिक यानी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया दोनों को बैलेंस करने के लिए उस हिसाब से आपको फिल्ट्रेशन यूनिट को बनाना है, डिजाइन करना है, उस हिसाब से ड्राई वेट फिल्टर को भी आपको डिजाइन करना है और कंप्लीट फिल्ट्रेशन को रेडी करना है। एक्चुअली फ्रेश वाटर और मेरिन के कॉन्सेप्ट में ये एक बहुत बड़ा गैपिंग है। फ्रेश वाटर में भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, फ्रेश वाटर में भी एमोनिया होता है, फ्रेश वाटर में भी नाइट्रोजन साइकिल होता है, लेकिन फ्रेश वाटर में एरोबिक बैक्टीरिया ही अपना सारा काम कर देता है। एनाएरोबिक बैक्टीरिया की कोई जरूरत नहीं होता है। एनाएरोबिक बैक्टीरिया की फंक्शन की फ्रेश वाटर में जरूरत नहीं होता है, लेकिन सॉल्ट वाटर में एनाएरोबिक बैक्टीरिया या हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसकी बहुत ही जरूरत होता है। और ये दोनों की कॉम्बिनेशन अगर सही ना रहे तो वो इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम को बैलेंस करने में असमर्थ हो जाता है। A reef aquarium cannot tolerate a level of more than 10 to 20 mg per liter of nitrate, and this should be considered as the absolute limit. कोई भी रीफ टैंक जनरली 10 to 20 mg per liter नाइट्रेट लेवल, इससे ज्यादा नाइट्रेट लेवल टॉलरेट नहीं कर सकता। इससे ज्यादा नाइट्रेट लेवल होगा तो वो रीफ टैंक कोलैप्स कर जाएगा, मरीन के फिशेस मरने लगेंगे या इन्वर्टिब्रेट्स डैमेज होने लगेंगे। सो इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इनफैक्ट अगर नाइट्रेट लेवल थोड़ा ज्यादा रहा, हमेशा हो सकता है कि इन्वर्टिब्रेट या कोरल डैमेज भी ना हो, मरे ना, वो जिंदा तो है लेकिन वो ग्रो नहीं करेंगे, थ्राइव नहीं करेंगे, उनका कलरेशन ठीक नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे सिकुड़ते रहेंगे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड पे इंपैक्ट पड़ता रहेगा। ये बहुत माइनर बायोलॉजी है जिसको आपको जानना है, समझना है, तभी आप उसे सक्सेसफुली अपने यहाँ पर रख पाओगे। या आपके साथ जो आपका जो जिम्मेदारी ले रहा है, आपके टैंक का जो जिम्मेदारी ले रहा है, या उसको ये सब जानना चाहिए। जो भी डीलर ये सारी चीज को बारीकी से समझ सकता है, जान सकता है, वही डीलर, वही सप्लायर, वही शॉपकीपर सक्सेसफुली आपके टैंक को बना सकता है, आपके टैंक में भी इन्हें सक्सेसफुली रख सकता है। जो भी एल्गी मर जाता है, एल्गी डेड एल्गी हो, खाना सड़ जाता है, एडिशनल खाना, या कोई फिशेस मर जाते हैं, वो और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ऑल दीज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैव अ नाइट्रोजनस कंटेंट एंड आर क्विकली मिनरलाइज इनटू प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। यही जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, ये बहुत जल्दी मिनरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से मिनरल? प्रोटीन, हाई लेवल प्रोटीन कंटेंट बढ़ा देते हैं और एमिनो एसिड बढ़ा देते हैं। यही जो प्रोटीन और एमिनो एसिड दो बढ़ जाते हैं, प्रोटीन को पानी से, एक्सेस अनडिसॉल्व प्रोटीन को पानी से निकालने के लिए जरूरत होता है प्रोटीन स्कीमर, जो हमारे अगले एपिसोड में आएंगे, अगले 1-2 एपिसोड में आएंगे उसका एक्सप्लेनेशन। और यहां पर जो रह जाते हैं वो एमिनो एसिड। इस एमिनो एसिड को तोड़ने के लिए अब इस बैक्टीरिया का काम शुरू होता है। एमिनो एसिड पैदा हो चुका है, आपके टैंक में एमिनो एसिड पैदा हो चुका है, वहीं से काम शुरू होता है एरोबिक बैक्टीरिया का। एरोबिक बैक्टीरिया का खाना ही है इस एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड को खाकर फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, which break down into amino acid to the produce ammonia, ammonium and organic acid। सबसे पहले एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है? इस एमिनो एसिड को खाकर उसे ब्रेक डाउन कर देता है एमोनिया में, फिर एमोनियम में और कुछ ऑर्गेनिक एसिड में। ये एमोनिया और एमोनियम बहुत हार्मफुल होता है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है मेरिन क्रिएचर के लिए। ये एमोनिया रीच होने पर फिशेस का स्किन बर्न हो जाता है, आई बर्न हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और इमीडिएटली फिश डेड कर जाते हैं। नाइट्रेट से इमीडिएटली फिश ज्यादा नहीं मरते हैं, नाइट्रेट से तो इन्वर्टिब्रेट मरते हैं। एमोनिया से फिश इमीडिएटली मर जाते हैं, जो ये ऑर्गेनिक वेस्ट सड़ने के बाद एमोनिया रीच हो जाता है। ये बैक्टीरिया जो फर्स्ट स्टेप में ब्रेक डाउन करते हैं। बहुत सारे मरीन एक्वेरियम का पानी आप देखोगे येलो येलो कलर हो जाते हैं। वो येलो क्यों कलर होते हैं? पानी में फिनॉल की मात्रा बढ़ जाने से।
फिनॉल क्या है, बैक कैलकुलेशन में आते हैं, यही जो ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म होता है, नाइट्रोजन वेस्ट जिसे ब्रेक डाउन किया, एमिनो एसिड फर्दर ब्रेक डाउन हुआ, एमोनिया, एमोनियम, ऑर्गेनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड जैसे ही पानी में बढ़ जाते हैं, एसिडिक पानी हो जाता है, पानी का पीएच ड्रॉप डाउन हो जाता है, और समुद्र का पानी में पीएच ड्रॉप डाउन होने से मछली में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनको हाई अल्कलाइन चाहिए, पीएच ज्यादा चाहिए, और यहाँ पर पीएच ड्रॉप होना शुरू हो रहा है आपका, यहाँ पर पीएच आपका ड्रॉप होना शुरू हो रहा है, ये पानी में फिनॉल की मात्रा को बढ़ा दे रहा है, इसीलिए पानी देखने में येलो कलर हो जाते हैं। जहां पर आपका पानी येलो कलर हो रहा है, मतलब आपके पानी में फिनॉल की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब आपके पानी में पीएच कम हो गया है, आपको वहां पर पानी चेंज करना है, फिल्ट्रेशन को ठीक करना है, आपका फिल्ट्रेशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपको वहीं पर समझना है, आपका पानी को एसिडिक ज्यादा हो जा रहा है, आपको पानी को अल्कलाइन होना है, बेसिक होना है, आपके पानी को पीएच बढ़ाना है। नेक्स्ट जो अगला स्टेप है, ये जो एमोनिया और एमोनियम रह गया है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। मैंने पहले ही बोला है कि ये एरोबिक बैक्टीरिया काम करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड वाटर में, ऑक्सीजनेटेड सरफेस में, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। वो क्या करते हैं, ये फर्दर एमोनिया और एमोनियम को तोड़ देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं ऑक्सीजन के हेल्प से फर्दर नाइट्राइट में, बाय द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। ये एरोबिक बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया का पर्टिकुलर नाम है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, वो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया इस एमोनियम और एमोनिया को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्राइट में। देयर आर इंडिकेशन दैट अ पार्ट फ्रॉम बैक्टीरियम ब्रेकिंग डाउन amino acid into ammonia and ammonium. Another heterotroph bacterium skip this stage completely and oxidize it directly into nitrite. The final task in the nitrification process is the oxidization of nitrite to nitrate. मजे की बात यहाँ पर है, जो हमारा ये जो बैक्टीरियम जो ब्रेक डाउन कर रहा है एमिनो एसिड को ब्रेक डाउन कर रहा है एमोनिया और एमोनियम में, फिर उसको ब्रेक डाउन कर रहा है नाइट्राइट में, ये एरोबिक बैक्टीरिया कर रहा है। और हेटेरोट्रोपिक जो बैक्टीरिया है, एनएरोबिक जो बैक्टीरिया है, मजे की बात यह है कि वो स्टेज को ही स्किप कर सकते हैं, वो एमिनो एसिड को डायरेक्टली नाइट्राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट रीचिंग द स्टेज ऑफ एमोनियम, ऑर्गेनिक एसिड और एमोनिया। इसका मतलब अगर हम हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया या एनएरोबिक बैक्टीरिया का बैलेंस कर पाए, मेरीन एक्वेरियम में जो मेरा सक्सेस सीक्रेट है, हम हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया में फोकस करते हैं, हम मेरीन एक्वेरियम में एनएरोबिक बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देते हैं उन्हें काम करने के लिए। वो क्या करता है, डायरेक्टली एमिनो एसिड मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट को डायरेक्टली नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, बीच में एमोनिया, एमोनियम या ऑर्गेनिक एसिड का कोई स्टेज ही नहीं रहता है। एज अ रिजल्ट पीएच ड्रॉप होने का भी जगह नहीं है, पानी येलो होने का भी जगह नहीं है, टॉक्सिसिटी बढ़ के मछली मरने का भी जगह नहीं है। दिस इज द मेन की फैक्टर। जो फाइनल टास्क है इस नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस का, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस उस ऑर्गेनिक वेस्ट से लेकर नाइट्रेट तक जो फाइनल टास्क है, वो फाइनल टास्क आ जाता है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को, फाइनल ऑक्सीडाइजेशन होता है नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, मतलब हार्मफुल से लेकर लो हार्मफुल तक कन्वर्ट हो जाना। इट इज नाइट्रोबैक्टर द सेकेंड बैक्टीरिया। अब आ जाते हैं हमारा इंट्रोडक्शन सेकेंड बैक्टीरिया। इट इज नाइट्रोबैक्टर द सेकेंड बैक्टीरिया इन द नाइट्रिफिकेशन फेज दैट कैरीज दिस आउट। अब नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन ब्रेक डाउन करता है, एरोबिक बैक्टीरिया तो एमिनो एसिड को। अब समझिए जो हमारा नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया था, उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब एमिनो एसिड, उस एमिनो एसिड को, नाइट्रोजनस एमिनो एसिड को, ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ते तोड़ते एमोनिया, एमोनियम, फिर आपका आ जाता है ऑर्गेनिक एसिड, फिर उसको तोड़ते हुए फिनॉल, फिर उसको तोड़ते हुए नाइट्राइट तक लेके आया है। अब नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करेगा, नाइट्राइट तक तो आ चुका है, एक ने काम कर दिया है। अब पार्टनरशिप में दूसरे एंड में जो नाइट्रोबैक्टर है, हमारा सेकंड हिस्सेदार बैक्टीरिया का, सेकंड बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्रिफिकेशन फेज को फर्दर कैरी आउट करता है, फर्दर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है ड्यूरिंग द मिनरलाइजेशन एंड नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। वो क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। यही प्रोसेस से बहुत पॉइजनस सब्सटेंस, ये जो मिनरलाइजेशन और नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में बहुत टॉक्सिक, बहुत पॉइजन पानी में मिल जाता है, ये पैदा हो जाता है। वही पॉइजन क्या है, एमोनिया है पॉइजन, ऑर्गेनिक एसिड है पॉइजन, एमोनियम है पॉइजन। ये सारे पॉइजन को ब्रेक डाउन करने के लिए ये नाइट्रोबैक्टर फास्ट मूव ऑन करता है। With a newly set up aquarium in these special cases, bacteria must have given time to colonize in the filtration in enough number to be able to carry out this important process.
नया सेटअप में हमें काफी सारा टाइम देना चाहिए बैक्टीरिया को कॉलोनाइज करने में, बैक्टीरिया ग्रोथ करने में, बैक्टीरिया अपना कॉलोनी बनाने में, सो दैट वो अपने कॉलोनी बनाए, वो फैल जाए पूरे एक्वेरियम में, वो अपने फिल्टर के सारी यूनिट में फैल जाए और अपना काम सही ढंग से कर पाए। तो ये सब करने के लिए उन्हें हमें इनफ समय देना चाहिए। जो एंड प्रोडक्ट है वो है नाइट्राइट। नाइट्राइट रिलेटिवली हार्मलेस है। अगर स्मॉल अमाउंट में नाइट्राइट आपके टैंक में रह भी जाता है, मींस NO3 अगर आपके टैंक में रह भी जाता है तो वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। वो आपके इन्वर्टिब्रेट या आपके फिशेस को कुछ डैमेज नहीं करता है। और ये नाइट्राइट बढ़ने से आपके यहाँ पर टैंक में प्लांट्स या एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। आप जितना अच्छा नाइट्राइट और फॉस्फेट को कंट्रोल कर पाओगे उतना एल्गी ग्रोथ कम होगा आपके टैंक में। सो फर्दर इस बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सॉल्ट वाटर एक्वेरियम को समझने के लिए हम आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं। इस चार्ट में आपको कंप्लीटली, ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस चार्ट में आपको कंप्लीटली हम समझाएंगे जो भी हम एक्सप्लेन किए हैं, ये प्रोसेस फर्दर ब्रेकडाउन होते हैं। पहला स्टेप आ जाता है फिश और इन्वर्टिब्रेट्स, एल्गी और अनइटन फूड। जो भी फिशेस का पॉटी हो, इन्वर्टिब्रेट्स का पॉटी हो, डेड एल्गीज हो या अनइटन फूड हो, वो कन्वर्ट होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट को फर्दर तोड़ा जाता है प्रोटीन में, प्रोटीन निकल जाता है प्रोटीन स्कीमर के द्वारा, फिर उस प्रोटीन को फर्दर तोड़ा जाता है एमिनो एसिड में, वो एमिनो एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन होता है फिनॉल में, और बैक्टीरिया उसको काम करता है एमिनी और एमोनिया और एमोनियम और ऑर्गेनिक एसिड में। हालांकि ये स्टेप डायरेक्टली स्किप हो जाता है हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया द्वारा। ये ऑर्गेनिक एसिड पीएच को रिड्यूस कर देता है, हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया इसे डायरेक्ट नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और ये एमोनियम और ऑर्गेनिक एसिड भी एनारोबिक बैक्टीरिया इसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट स्टेप इज नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट को फर्दर नाइट्रेट में तोड़ता है। यही प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। फर्दर ये नाइट्रेट नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस ऑक्साइड, नाइट्राइट, एमोनिया, एमोनियम, ये फर्दर रिएक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ आ जाता है नाइट्रेट रिएक्शन, यहाँ आ जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट फर्दर नाइट्रोजन और नाइट्रोजनस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू एनारोबिक बैक्टीरिया। ये चार्ट अगर आप समझ पाए, ये बैक्टीरियल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन को अगर आप समझ पाए, आप जान लीजिए आप ऑलमोस्ट आधा मेरीन एक्वेरियम के बेसिक को समझ पाए। जब तक आप इस बैक्टीरियल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन को नहीं समझेंगे, जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, तब तक आप मेरीन के बेसिक को नहीं समझ पाएंगे। मेरीन एक्वेरियम जिंदा रहने का जो बेसिक फंडा है कि मेरीन फिशेस जिंदा कैसे रहते हैं, सही ढंग से कैसे रहते हैं और थ्राइव कैसे करते हैं, आपको ये बैक्टीरियल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन, डीनाइट्रिफिकेशन और नाइट्रेट रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है। तो आज का ये एपिसोड, हमारा एपिसोड नंबर 5 हम यहीं खत्म करते हैं। कितने अच्छे से मैं समझा पाया, अगर समझाने में मुझे कोई चूक हो गई हो तो मुझे कमेंट में आप बताइए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज 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 इमीडिएट सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट एपिसोड नंबर 6, 7, 8 अप टू 75 इज कमिंग इन नेक्स्ट फ्यू मंथ। यू नो दैट ये करने में काफी सारा मेहनत लगता है, काफी नॉलेज, काफी एजुकेशन, काफी रिसर्च की जरूरत होता है। बिना नॉलेज, बिना एजुकेशन, बिना रिसर्च वर्क मैं यूं ही आपके सामने नहीं आ रहा हूं, मैं यूं ही आपके ऊपर कुछ डिलीवर नहीं कर रहा हूं। 100% मैं सक्सेस जिससे पाया हूं, यही चीज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, ताकि मैं जो चीज खुशी खुशी एंजॉय कर रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, ताकि आप भी वो कर सके, आप भी वो हॉबी को मेंटेन कर सके, आप भी उस बिजनेस को कर सके। अगर मेरी कोई सहायता लगे, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर फ्री टू कॉल, यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट विथ मी। जहां पर भी आपको मेरी जरूरत है, मैं वहीं पर आपका साथ हूं। आज के लिए इतना ही। वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। हमारे जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि मेरे में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फिल्टरेशन। ये फिल्टरेशन क्या है, फिल्टरेशन का कैसा कैसा प्रोसेस है, फिल्टरेशन में कितने तरह का फिल्टरेशन है या किस तरह का फिल्टरेशन है, ये सारे फिल्टरेशन के हमारा जो 6th एपिसोड आने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड हमारा फिल्टरेशन के ऊपर होने वाला है। तो हैव अ गुड डे, जय हिंद, हर हर महादेव।